पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। सो आर्टिकल 11.2, विजन में क्या क्या डिफेक्ट आ जाते हैं और उनको कैसे करेक्ट किया जाता है। सर स्क्रीन शेयर। समय के साथ कुछ डिफेक्ट आते हैं, कुछ डिफेक्ट जो हैं वो रॉन्ग हैंडलिंग की वजह से आते हैं, कुछ जन्म से होते हैं। तो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे फॉर एग्जांपल मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया, इन तीन की बात करेंगे मिलने हम। सो समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन, यानी उसका नियर पॉइंट या फार पॉइंट शिफ्ट हो जाते हैं। इन सच कंडीशंस द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। फोकसिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, शार्प फोकस पे नहीं आ पाता या देख नहीं पाता, धुंधला दिखता है। विजन बिकम्स ब्लर्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई। There are mainly three common refractive defects of vision. These are myopia और near sightedness. अब तुम्हें ये समझना है कि जैसे नाम है नियर साइटेडनेस, हिंदी में कहते हैं इसको निकट दृष्टि दोष। तो जो नाम है उसका उल्टा होता है। नियर साइटेडनेस में पास का तो साफ दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखता है। तो मायोपिया या नियर साइटेडनेस, इसमें दूर का साफ नहीं दिखता है। तो जिसकी दूर की नजर कमजोर होती है उसको बोलते हैं मायोपिया हो गया है। हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, नाम है फार साइटेडनेस, हिंदी में कहते हैं दूर दृष्टि दोष, पर इसमें उल्टा होता है, पास का साफ नहीं दिखता है। तो जिनकी पास की नजर कमजोर हो जाती है, किताब पढ़ने में, स्क्रीन देखने में प्रॉब्लम आती है, उनको हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया। इनको कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है। और जिनको मायोपिया होता है इनको कॉन्केव लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है। क्यों, कैसे, समझते हैं अभी। तीसरा डिफेक्ट है प्रेसबायोपिया। इसमें दोनों तरह का इफेक्ट हो सकता है। मायोपिया होता है फार पॉइंट शिफ्ट होने की वजह से, हाइपरमेट्रोपिया होता है नियर पॉइंट शिफ्ट होने की वजह से। These defects can be corrected by the use of suitable spherical lenses. We discussed below these defects and their correction. मायोपिया कैसे होगा, अगर डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो जो फार पॉइंट है मायोपिक आई का वो शिफ्ट हो गया है। तो उसका इंपैक्ट ये हुआ, या तो फार पॉइंट शिफ्ट हो गया, उसका कई कारण हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि जो कॉर्निया है, कॉर्निया नहीं, आई बॉल, ये जो आई बॉल है ये फैल गया है, आई बॉल फैल गया। तो अब इमेज जो है रेटिना पर बनने की बजाय पहले ही बन रही है, ये रेज पहले ही फोकस हो रही। पहले जो पैरेलल रेज आ रही थी वो फोकस होती थी रेटिना पर, रेटिना पर फोकस होती तो इमेज दिख जाती थी। अब क्या हो रहा है, रेटिना से पहले ही फोकस हो रही। तो अब इनको रेटिना तक पहुंचाने के लिए रेस को, ये कि हम चाहते हैं फोकस हो रेटिना पर, तो यहाँ कुछ डाइवर्जेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब जाकर वो रेटिना पर फोकस होंगी। और डाइवर्जेंस प्रोड्यूस करने के लिए हमें डाइवर्जिंग लेंस चाहिए, जो कि एक कॉन्केव लेंस है। तो कॉन्केव लेंस रेस को डाइवर्ज करेगा, तो अब आई लेंस उनको रेटिना पर फोकस करेगा, तो इमेज हम देख पाएंगे। Myopia is also known as nearsightedness. A person with myopia can see nearby objects clearly. पास के ऑब्जेक्ट्स तो दिखेंगे, बट कैनॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। दूर के ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखेंगे। A person with this defect has the far point nearer than infinity. इसका far point जो है पास आ जाता है। Such a person may see clearly up to a distance of few meters. तो तुम अपनी अपनी आंखें चेक कर सकते हो, क्या तुम्हें दूर का भी साफ दिखता है या दूर का धुंधला दिखता है, उसके हिसाब से तय होगा। तो कुछ दूरी, कुछ मीटर की दूरी तक तो साफ दिखता है, उसके बाद धुंधला दिखता है। इन ए मायोपिक आई द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, जैसे मैंने अभी बताया, and not at the retina itself. This defect may arise due to excessive curvature of eye lens or elongation of the eyeball, eyeball का फैल जाना, या excessive curvature of eye lens. This defect can be corrected by using a concave lens of suitable power. अब यहां लिखा है कर्वेचर एक्सेसिव, कर्वेचर ज्यादा होने का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम, यानी लेंस जो है बीच में से ज्यादा मोटा होता है, उसकी वजह से हो सकता है।
दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर, जस्ट इतनी पावर कि जो डिफेक्ट आया उसको करेक्ट कर दे, यानी इमेज को पहुंचा दे रेटिना तक. इट इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 11.2c. A concave lens of suitable power will bring image back onto the retina and thus the defect is corrected. तो इस तरह से डिफेक्ट करेक्ट हो जाएगा. इसके बाद हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया. उसमें क्या होता है, अगर डायग्रामेटिक चले तो किसी कारण से अगर आई बॉल श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया, तो इमेज जो है रेटिना पर बनने की बजाय और पीछे बनेगी, रेटिना के भी पीछे बनेगी. मायोपिया में आगे बन रही थी, हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के भी पीछे बनती है. या लेंस का कर्वेचर कम है तो भी ऐसा हो सकता है. तो यहां पर हमें जरूरत पड़ रही है कन्वर्जेंस की. तो कन्वर्जेंस कौन प्रोड्यूस करता है? कन्वर्जेंस प्रोड्यूस करता है कॉन्वेक्स लेंस. तो हाइपरमेट्रोपिया को क्योर करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे प्रॉपर फोकल लेंथ या प्रॉपर पावर का एक कॉन्वेक्स लेंस, जिसको लगाने के बाद ये इमेज जो दूर बन रही थी, तो कन्वर्जेंस प्रोड्यूस होगी, तो इमेज प्रॉपर प्लेस पे बन जाएगी, यानी पास में बन जाएगी, सही जगह रेटिना पर. Hypermetropia is also known as farsightedness. A person with hypermetropia can see distant objects clearly but cannot see nearby objects distinctly. ये जब बार बार जो वर्ड आ रहा है तुम देख रहे हो डिस्टिंक्टली, इसका मतलब वही होता है कि फोकस नहीं कर पाएगा, बाउंड्रीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा. द नियर पॉइंट फॉर ए पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट. 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर चले जाता है. तो नियर पॉइंट जब दूर चले गया तो नियर पॉइंट से पहले के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले जो ऑब्जेक्ट पड़े उन पर फोकस नहीं कर पाएगा. सच ए पर्सन हैज टू कीप ए रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई. कैसे पता चलेगा? 25 सेंटीमीटर पर रखकर देखेंगे तो दिखेगा नहीं साफ, दूर रखकर देखेंगे तो साफ दिखेगा. इसका मतलब नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया है. दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम ए क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट ए पॉइंट behind the retina as shown in figure 11.3b. This defect arises either because पहला कारण हो सकता है the focal length of eye lens is too long, यानी वो पतला हो गया, और सेकेंड ये हो सकता है eyeball has become too small. क्या होता है बचपन में लगता है ये मोटे मोटे लेंस का चश्मा बच्चों को, पास की नजर कमजोर होती है तो, बाकी तो फिर ये फिर 40 साल की उम्र के बाद लगता है पास का चश्मा, इन बिटवीन नहीं लगता है. बचपन में अगर हैवी एंटीबायोटिक डोज लगी है तो ये एंटीबायोटिक जो बोलते हैं दवाओं की गर्मी, सुना है तुमने? बोलते दवा खा रहे हो, एलोपैथी दवा खा रहे हो तो दूध भी पियो जिससे कि वो दवाओं की गर्मी शांत हो सके. तो वो सुखा देती है विट्रस ह्यूमर को, ऐसा कुछ, और ये श्रिंक कर जाता है, आई बॉल हमारा श्रिंक हो जाता है बिकॉज ऑफ हैवी एंटीबायोटिक डोज. तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है ये. बचपन में बच्चों को एंटीबायोटिक देने के साइड इफेक्ट्स में ये डिफेक्ट अराइज हो जाता है. This defect can be corrected by using a convex lens of appropriate power. This is illustrated in figure 11.3c. Eyeglasses with converging lenses provide the additional focusing power required for forming the image on the retina. तो इस तरह से हाइपरमेट्रोपिया को हम सही करते हैं. प्रेस बायोपिया जो होता है उसमें ये दोनों तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं. The power of accommodation of the eye usually decreases with aging, क्योंकि इस लेंस के कर्वेचर को कंट्रोल करने वाली जो सिलरी मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं. फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे. ज्यादातर लोगों को हाइपरमेट्रोपिया जैसा इफेक्ट आता है इसमें, यानी उनका नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, धीरे धीरे दूर जाता है. तो तुमने देखा होगा उम्र दराज व्यक्तियों को, यानी बुजुर्ग व्यक्तियों को, जब वो किताब पढ़ते हैं तो पास में रखकर नहीं पढ़ सकते, बिना चश्मे के अगर उन्हें देखना है तो दूर रखकर देखेंगे. They find it difficult to see nearby objects comfortably and distinctly without corrective eye glasses. This defect is called presbyopia. अच्छा, ये भी हो सकता है कि फार पॉइंट शिफ्ट हो जाए, वो रेयरली होता है प्रेसबायोपिया के केस में. It arises due to gradual weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of eye lens.
तो आई लेंस के कर्वेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता। समटाइम्स ए पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, दोनों भी हो सकते हैं। तो तुमने देखा है कि चश्मे में एक छोटा लेंस और लगा देते हैं नीचे, या आधा लेंस दूसरा होता है आधा लेंस दूसरा होता है, नहीं तो एक छोटा सा गोला बनाते हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो ग्रेजुअल ग्रेजुअली फोकल लेंथ चेंज होती है, ऐसा लेंस भी बनता है, प्रोग्रेसिव लेंस कहते हैं उसको। सच पीपल ऑफन रिक्वायर बाईफोकल लेंसेज। मेरे पास भी है बच्चों बाईफोकल लेंस, हालांकि मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता। ये मेरा जो चश्मा है अभी दूर का है, इसमें कॉनकेव लेंस लगा हुआ है, दूर की नजर कमजोर उसके लिए। पास का भी मैं पढ़ लेता हूँ, हालांकि पास की नजर के लिए भी चश्मा मेरा बन चुका है। A common type of bifocal lenses consist of both concave and convex lenses. दोनों होंगे इसमें। The upper portion consists of a concave lens, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है जब हम दूर का देखते हैं तो हम आंखें ऊपर रखते हैं, यानी लेंस के ऊपर वाले हिस्से से देख रहे होते हैं, और पास का देखते हैं तब लेंस के नीचे वाले हिस्से से देख रहे होते हैं। It facilitates distant vision. The lower part is a convex lens. It facilitates near vision. These days, it is possible to correct the refractive defects with contact lenses or through surgical interventions. कई लोग सर्जरी भी करवा लेते हैं आई लेंस में करेक्शन करवाने के लिए, तो उससे भी नंबर कम हो जाता है या रिमूव हो जाता है। या फिर कई लोग कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं चश्मा लगाने की बजाय। तो ये हमने मेजर आई डिफेक्ट जो उनके बारे में पढ़ा। इनके अलावा कैटरेक्ट की बात की थी हमने, एक और आई डिफेक्ट होता है ग्लूकोमा, जिसमें आई में प्रेशर बढ़ जाता है, जो आई से जो डिस्चार्ज अगर वो निकलना बंद हो जाए, हमारी आंख में नाक के पास दो छेद होते हैं, वो छेद अगर बंद हो जाए तो उनसे निकलने वाला डिस्चार्ज बंद हो जाएगा, तो आई में लिक्विड का प्रेशर डेवलप होता है, तो धुंधला दिखाई देने लगता है, सर में दर्द हो जाता है, वो ग्लूकोमा के लक्षण है, और वो भी बहुत खराब बीमारी है। फिर लेजर सर्जरी करके उन होल्स को खोला जाता है। क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। तो आंख की जो क्षमता है, द एबिलिटी ऑफ आई ड्यू टू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 25 सेंटीमीटर अप टू इंफिनिटी इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। सेकेंड क्वेश्चन है पर्सन विद मायोपिक आई। ध्यान से सुन लेना आंसर, नहीं तो बाद में वीडियो चला के देखना है, तुम्हें लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर ये सारे रिटर्न में लिखने हैं। A person with a myopic eye cannot see objects beyond 1.2 मीटर distinctly. तो मायोपिया है उसे, उसका फार पॉइंट इंफिनिटी से शिफ्ट होकर 1.2 मीटर पर आ गया। What should be the type of corrective lens used to restore proper vision? तो बताओ कौन सा लेंस काम में लोगे, कॉनकेव की कॉन्वेक्स? एक मिनट। Person with a myopic eye cannot see objects beyond 1.2 meter distinctly. What should be the type of lens to restore focus? अरे तुम साथ साथ नहीं पढ़ते, पीछे चलते हो क्या? हाँ, जब भी सवाल पूछो 1 मिनट और फिर ये सेम रिएक्शन। कॉनकेव। हाँ, अभी तो मैंने बताया मेरी दूर की नजर कमजोर है, तो मैंने कॉनकेव लेंस का चश्मा लगा रखा है, तो ये तो छूटते ही जवाब मिलना चाहिए था। मुझे आती है, तब भूल गया आपने बताया। तो इतना रिफ्लेक्स सेक्शन क्यों आ रहा है, चेक करो। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन? बताओ फटाफट। नियर पॉइंट होता है 25 25 क्या सेंटीमीटर, और फार पॉइंट इंफिनिटी। इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड देखने में उसको परेशानी है व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। होता है ना क्लास में, कई बार बच्चे शिकायत करते, बोलते हैं पीछे की लाइन से हमको नहीं दिखता, आगे बिठाओ, मैडम को आगे बोलते हैं। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम? बताओ, मायोपिया की हाइपरमेट्रोपिया? मायोपिया। हाउ कैन इट बी करेक्टेड? या पहला तरीका चश्मा लगाए वो, ठीक है, प्रॉपर पावर का। कौन से, कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कौन से? हाँ, कॉनकेव लेंस का। और दूसरा तरीका, अगर उसको आगे बैठा देते हैं तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है,
क्योंकि उसका जो फार पॉइंट है अगर उस रेंज में आ गया बोर्ड, जैसे अभी दिखा है ना, फार पॉइंट 1.2 मीटर पे चले गया, ठीक है। तो अगर फार पॉइंट की रेंज में 1.2 मीटर की रेंज में आ गया बोर्ड मान लो, तो उसे दिख जाएगा, ठीक है, चश्मे की जरूरत नहीं रहेगी। जो बात नहीं समझ में आई पूछो। थिंक इट ओवर, इसके बारे में सोचो। यू टॉक ऑफ वंडरस थिंग्स यू सी, यू से द सन शाइन्स ब्राइट, आई फील हिम वार्म, बट हाउ कैन ही और मेक इट डे और नाइट, दिन और रात कैसे बनते हैं। डू यू नो दैट आवर आईज कैन लिव इवन आफ्टर आवर डेथ, हमारी मृत्यु के बाद भी हमारी आंखें जिंदा रह सकती हैं। कैसे, क्या करना पड़ेगा? बाय डोनेटिंग आवर आईज आफ्टर वी डाई, अगर हम डोनेट कर देते हैं, वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ ए ब्लाइंड पर्सन, तो किसी अंधे व्यक्ति को रोशनी मिल जाएगी। अबाउट 35 मिलियन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर ब्लाइंड एंड मोस्ट ऑफ देम कैन बी क्योर्ड, सबके आंखें विजन सबका सही किया जा सकता है। अबाउट 4.5 मिलियन पीपल विथ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कैन बी क्योर्ड थ्रू कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डोनेटेड आईज। तो हमें आई डोनेशन के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। आउट ऑफ दीज 4.5 मिलियन, 60% are children below the age of 12. So if we have got the gift of vision, why not pass it on to somebody who does not have it? तो ये पूरी डिटेल आई डोनेशन के बारे में है, जिसके बारे में जानकारी दी गई है। आई डोनर्स कैन बिलोंग टू एनी एज ग्रुप और सेक्स। People who use spectacles or those operated for cataract can still donate eyes, वो भी अपनी आंखें दान कर सकते हैं। People who are diabetic, have hypertension, asthma patients and those, क्योंकि अस्थमा का आंखों से तो कोई लेना देना है नहीं, without communicable diseases can also donate eyes. Eyes must be removed within 4 to 6 hours after death. मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखों को रिमूव करना जरूरी है। इन्फॉर्म द नियरेस्ट आई बैंक इमीडिएटली। The eye bank team will remove the eyes at the home of the deceased or at a hospital. घर पे आकर भी रिमूव कर सकते हैं। Eye removal takes only 10 to 15 minutes. It is a simple process and does not lead to any disfigurement. Persons who were infected with or died because of AIDS, hepatitis B or C or rabies, acute leukemia, tetanus, cholera, meningitis or encephalitis cannot donate eyes. An eye bank collects, evaluates, and distributes the donated eyes. All eyes donated are evaluated using strict medical standards. Those donated eyes found unsuitable for transplantation are used for valuable research and medical education. The identities of both the donor and recipients remain confidential. One pair of eye give vision up to 4 corneal blind people. तो हम तो सोचते थे कि वन पेयर ऑफ आई तो वन पेयर ऑफ पीपल, 2 जनों को ही दे सकते हैं। तो यहाँ जानकारी मिली। क्या तुम्हें पता था 4 जनों को रोशनी मिल सकती है? तो पता था, मैं चैप्टर पढ़ा हुआ है पहले। ओके, 2 आंख से 4 जनों को रोशनी मिल सकती है, तुम्हें पता था? चैप्टर पढ़ा हुआ है ये एक अलग बात हो सकती है, और तुम्हें याद रहा ये एक अलग बात हो सकती है। तो तुम्हें याद रहा ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आर्टिकल है 11.3 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म के बारे में। यू हैव लर्नड हाउ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, वो हमने देखा था। फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एज इन ग्लास स्लैब, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। प्रूव किया था हमने, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। हाउएवर इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लेटरली, लेटरल डायरेक्शन में। हमने वो कैलकुलेट करके भी निकाला था, आर एन, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो। फॉर्मूला बोल के याद दिलाऊं? टी विड्थ थी टी साइन आई माइनस आर, साइन डेल्टा साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। Consider a triangular glass prism. It has 2 triangular bases and 3 rectangular lateral surfaces. ये प्रिज्म हमें मिल जाता है 35 रुपए से लेकर 70 रुपए साइज के हिसाब से। छोटा प्रिज्म 35 रुपए का, बड़ा 70 रुपए का स्टेशनरी शॉप पर मिल जाता है। These surfaces are inclined to each other. The angle between its 2 lateral faces is called the angle of prism. Let us now do an activity to study the refraction
ऑफ लाइट थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो ये एक्टिविटी है, यहाँ पे प्रिज्म दिखाया है, और सिंपली तुम अगर गूगल पे जाके टाइप करते हो प्रिज्म इमेजेस, तो तुम देखोगे प्रिज्म किस तरह से स्पेक्ट्रम बनाता है, ये इमेज तुम्हें देखने को मिलेगी। जब व्हाइट लाइट हम इंसिडेंट करते हैं प्रिज्म पर, तो ये 7 कलर में उसको स्प्लिट कर देता है। कलर का जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, वो होता है रेड टू वॉयलेट, यानी विबग्योर का रिवर्स होता है। सो नाउ यू आर अवेयर, वेल अवेयर ऑफ प्रिज्म। कितने ट्रायंगुलर फेसेस हैं, कितने रेक्टेंगुलर फेसेस हैं? ये एक ट्रायंगल आगे, एक ट्रायंगल पीछे, 2 ट्रायंगुलर हैं। और कितने रेक्टेंगुलर फेसेस हैं? ये साइड और एक बेस, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। क्या समझ में आ गया? ओके, लेट्स गेट बैक टू द एक्टिविटी। फिक्स ए शीट ऑफ व्हाइट पेपर, ये तुम कर सकते हो, प्रैक्टिकल भी है 12th क्लास में तुम्हारे। ऑन ए ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स, प्लेस ए ग्लास प्रिज्म on it in such a way that it rests on its triangular base. Trace the outline of the prism using a pencil. और मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम क्या करो, 3 पॉइंट मार्क करो, ए पर, बी पर, सी पर, प्रिज्म को हटाओ, फिर स्केल से जोड़ दो तीनों। क्योंकि अगर प्रिज्म रखकर तुम लाइन खींचते हो तो राउंडेड कॉर्नर्स आते हैं विच आर नॉट डिजायरेबल। आगे पूरी एक्टिविटी तुम करके देखो, और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन वीडियो में मिल जाएगा मेरे चैनल पे। प्रिज्म का प्रैक्टिकल है, तो एग्जैक्टली वही करना है, तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन वहां मिल जाएगा। थ्योरी में अभी तुम्हें समझा दूंगा, अभी पढ़ा दूंगा थ्योरी। ये पूरी डिटेल जो है एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए, देखो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो रे PQE सीधी चली जाती PQEGH पाथ पे। प्रिज्म ने उस रे को बैंड करके भेज दिया ERS पाथ पे, तो जितने एंगल से बैंड कर दिया उसको हमने कैपिटल D से दिखाया, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पर ये I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, E एंगल ऑफ इमर्जेंस है, N और M नॉर्मल्स है। तो एक नोटेशन तो ये है जो तुम यहाँ देख रहे हो। इसके बाद डिस्पर्शन की डिटेल आ रही है, तो मैं प्रिज्म का जो डेरिवेशन है वो तुम्हें करवा रहा हूँ। सो अपनी कॉपी पेन तैयार कर लो, लेट्स डू इट। Heading is refraction through a prism. उसमें काय का डेरिवेशन होता है? क्या हो गया? प्रिज्म किसका डेरिवेशन होगा? डेरिवेशन के साथ हम प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, और प्रिज्म जो डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन, वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में लिखा जाता है RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। डेरिवेशन में 3 पार्ट है, ग्राफ भी खींचना होता है हमें प्रैक्टिकल में, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच। तो उसके लिए हमें प्रिज्म से रिलेटेड सबसे पहले तो टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो रेफरेंस साइड में मैं टर्मिनोलॉजी बताता हूँ, फिर मेन में डेरिवेशन करवाता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ अभी रेफरेंस साइड में, राइट हैंड साइड में लाइन खींचकर। प्रिज्म बनाना सीखो, कैसे बनाएंगे एक ट्रायंगल, फिर एक और ट्रायंगल जो इसके सेंटर से काटते हुए ऐसे जाएगा, लगभग सेंटर से, फिर इनके कॉर्नर्स को हम ज्वाइन कर देंगे, सारे कॉर्नर्स को ज्वाइन किया, तो बन गया प्रिज्म। इसमें अगर मैं नीचे वाले बेस को लिखता हूं PQRS, तो इसको हम बेस कहते हैं क्योंकि ये बेस प्रोवाइड कर रहा है।
ऊपर वाली साइड को अगर मैं लिखता हूं ए बी, तो ए बी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। रिफ्रैक्टिंग एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई रे जो इंसिडेंट होगी इस पर, इस फेस पर, वो इस फेस से इमर्जेंट होगी। तो पी ए बी एस, पी ए बी एस और ए क्यू आर बी, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कहलाएंगे। इन दोनों के बीच का जो एंगल है ए पर, इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। ए बी को बोलते हैं प्रिंसिपल एज। अगर मैं कोई भी क्रॉस सेक्शन कंसिडर करूं जो कि ए बी के परपेंडिकुलर है, जिसे मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, एनी क्रॉस सेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन। इसको कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। तो जो टर्मिनोलॉजी है तो ये है बेस, एक तो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, रिफ्रैक्टिंग एज या प्रिंसिपल एज किनारी, और प्रिंसिपल मुख्य, तो स्पेलिंग आएगी पी ए एल, प्रिंसिपल एज। फिर है एंगल, प्रिज्म एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं इन सबको पहचान कर इनके नाम लिखने, मतलब जैसे बेस हो गया, पी क्यू आर एस, ऐसे तुम्हें सबके नाम लिखने, इन सबको पहचान। प्रिज्म एंगल और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये प्रिज्म की टर्मिनोलॉजी। मैं कंसिडर कर रहा हूं कोई क्रॉस सेक्शन, प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन में कंसिडर कर रहा हूं। जितना तुमने बना लिया अच्छी बात है, छूट गया छोड़ दो, बाद में बना लेना। सो लेट्स कंसिडर ए प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ ए प्रिज्म, और माना कि ये प्रिंसिपल सेक्शन ये है इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म, यानी तीनों एंगल इक्वल हैं। तो बताओ हर एंगल की वैल्यू कितनी हुई? 60 डिग्री, ठीक है। 180/3, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो सपोज दिस इज प्रिंसिपल सेक्शन एबीसी, तो इसका हर एंगल 60 डिग्री है। जनरली तुम्हें यही प्रिज्म मिलेगा बाजार में, जिसमें हर एंगल 60 डिग्री होगा। माना कि कोई रे इंसिडेंट है फेस ए बी पर, जैसा कि अभी तक हमने दिखाया, इंसिडेंट रे को हम दिखाएंगे पी क्यू। सो इंसिडेंट रे इज पी क्यू, साथ साथ बनाते जाओ स्टेप बाय स्टेप। इंसिडेंट रे इज पी क्यू। पॉइंट क्यू पे अगर मैं नॉर्मल खींचता हूं तो ये होगा नॉर्मल। इसे मैं एक्सटेंड कर दूंगा आगे तक। सपोज दिस इज नॉर्मल n1, और यहां पे मार्क कर सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि रे जा रही है रेयर टू डेंसर मीडियम, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये बैंड होगी, नॉर्मल के पास आएगी। एक विशेष स्थिति में जिसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन की अवस्था, उस स्पेशल सिचुएशन में ये रिफ्रैक्टेड रे जिसको मैं दिखा रहा हूं क्यू आर से, क्यू आर इज द रिफ्रैक्टेड रे, ये बेस बीसी के पैरेलल हो जाती है बच्चों, बेस बीसी के पैरेलल। आर के बाद कहां जाएगी? अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो कहां जाती? अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो रे पी क्यू सीधी डॉटेड लाइन पाथ पर निकल जाती, पाथ पी क्यू टी पर प्रिज्म की प्रेजेंस की वजह से वो बैंड हुई, और फाइनली अभी किधर जाएगी? पॉइंट आर पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा जैसे क्यू पर रिफ्रैक्शन हुआ, फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ को फॉलो करते हुए। स्नेल्स लॉ याद है या भूल गए? क्या होता है स्नेल्स लॉ? sin i upon sin i equals to mu।
ठीक है, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, आर पर भी नॉर्मल खींचेंगे और जहां दोनों नॉर्मल काटेंगे उस पॉइंट को, जहां पर नॉर्मल n1 और n2 मिल रहे हैं, उसको हम मार्क करेंगे D. D is the point of intersection, and here this angle, suppose it is theta. जबकि ऊपर वाला एंगल, इसको हम A बोल देते हैं, प्रिज्म एंगल को A से दिखाते हैं। तो हमें पता है ये नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल 90 है, ऐसे ये नॉर्मल है, पूरा एंगल 90 है। फिर यहीं पर मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मार्क करूंगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रिफ्रैक्टेड रे जो बनाती है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब क्योंकि एक बार और होगा रिफ्रैक्शन, इसलिए मैं इसको R1 से दिखाता हूं, उसको R2 से दिखाऊंगा। ये रे रिफ्रैक्ट होकर अब की बार जब बैंड होगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, क्योंकि डेंसर टू रेयरर जा रही, तो नॉर्मल से दूर हटेगी, यानी इस डायरेक्शन में इस तरह से जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इमर्जेंट रे है RS, इसको मैंने नाम दिया, और मैं मार्क करता हूं एंगल ऑफ इमर्जेंस नॉर्मल के साथ जो इमर्जेंट रे बना रही है, दिस एंगल ऑफ इमर्जेंस E। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अगर तुम्हें याद रहा हो तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि अगर तुमने किसी रे के रास्ते में मिरर लगा दिया परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ, तो ये रे रिट्रेस कर जाएगी अपने पाथ को, यानी वापस लौट जाएगी इसी रास्ते से, इस रास्ते से वापस लौटेगी। अभी एंगल ऑफ इमर्जेंस E जो है वो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, रिट्रेस कर जाएंगे। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो ये मैंने तुम्हें रे डायग्राम बनाना सिखाया। हम जानना चाहते हैं प्रिज्म ने कितना डेविएशन प्रोड्यूस किया, उसके लिए जो इमर्जेंट रे RS है उसको मैं एक्सटेंड करता हूं पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से, और ये मैंने इसको एक्सटेंड किया पीछे की तरफ। तो हमें पता है अगर इस पॉइंट को मैं E कह रहा हूं तो इंसिडेंट रे PQ पाथ PQET पर निकल जाती, अगर ये प्रिज्म यहां नहीं पड़ा होता सीधी निकल जाती, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। पर इस प्रिज्म ने उसको बैंड कर दिया और पाथ RS पर भेज दिया। तो कितने एंगल से उसने बैंड किया उसको हम कैपिटल D या फिर सिंबल डेल्टा से दिखाते हैं, दिस सिंबल इज कॉल्ड डेल्टा। और कई बार इसको हम कैपिटल D से दिखाते हैं, पर मैंने कैपिटल D से ऑलरेडी ये पॉइंट दिखा दिया ABCD, इसलिए हम यहां पर कैपिटल D यूज नहीं कर रहे, वी आर यूजिंग डेल्टा हियर। डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन। क्या तुम बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा? एंगल EQR कितना होगा? सर 2R1। तुम जानते हो जब दो लाइन काट रही हो तो सम्मुख कोण कहते हैं इनको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जानते हो? जब दो लाइन काट रही हो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो तुम देख रहे हो ये जो I है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बना, ये पूरा। अब ये पूरा I होगा जो मैंने येलो से मार्क किया, अब उसमें से R1 को कम कर दिया तो बाकी क्या बचा? जो भी एंगल, क्या नाम देंगे उसे, TQR। I माइनस R1। क्या ये समझ में आया? ओके, अगर समझ में आया तो बताओ, इस एंगल को अगर मैं कह रहा हूं R2 तो ये एंगल कितना होगा? E माइनस R2। वेरी गुड, दिस इज E माइनस R2। लिख दो वहां पर, बना लो, ये बनाना तुम्हें प्रैक्टिस करना है डायग्राम, E माइनस R2। तो हमने ये डायग्राम बनाना सीखा, आज के लेक्चर में सिर्फ हमने डायग्राम बनाना सीखा। इस डायग्राम को तुम्हें दोबारा बनाना है, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना है कि कैसे लॉजिकल सीक्वेंस में
इंसिडेंट रे आई पी क्यू, उसका रिफ्रैक्शन हुआ पॉइंट क्यू पर बैंड हुई और वो गई पैरेलल टू बेस बीसी। पैरेलल क्यों गई? विशेष स्थिति होती है जब आई ई के बराबर हो जाता है, वो मैं समझाऊंगा कल। तो वो पाथ क्यू आर पर गई और आफ्टर सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन वो पाथ आर एस पर बैंड होकर गई। अगर प्रिज्म नहीं होता तो वो पाथ पी क्यू टी पर स्ट्रेट जाती, प्रिज्म की वजह से डेल्टा एंगल से वो बैंड हो गई। तो हमको क्या क्या पता करना है? हमको पता करना है तो डेल्टा, हाउ मच इज एंगल ऑफ डेविएशन। हमें ग्राफ प्लॉट करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एक्स एक्सिस पर और डेल्टा वाई एक्सिस पर। किस तरह से डेल्टा बदलता है आई बदलने के साथ, यानी मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ पर रे जो डाल रहा हूँ पी क्यू, ये एंगल आई में 0 डिग्री रख सकता हूँ, पैरेलल भेज सकता हूँ, 90 डिग्री रख सकता हूँ, 30, 45, 60 कुछ भी रख सकता हूँ अलग अलग। तो जैसे जैसे मैं आई को वेरी करूंगा ये डेल्टा में भी चेंज आएगा और उसको मैं ग्राफिकली प्लॉट कर सकता हूँ। और फिर अगर इस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो हमें इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पता करना है इन टर्म्स ऑफ गिवन डेटा। ये एक्टिविटी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।